नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं इस वीडियो के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न, तृतीय विश्व से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो यह है कि तृतीय विश्व यानी कि तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं और इसका सबसे पहले बार प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, अल्फ्रेड सोबी ने 1952 में तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया था। अब इसका अर्थ क्या है? वर्तमान में तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो विकासशील राष्ट्र हैं या अल्प विकसित राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को तीसरी दुनिया के देशों की संज्ञा दी गई है। तो अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इसके वर्तमान में 15 सदस्य हैं और 15 सदस्यों में से 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक अपने भारत को लेकर के भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार इसका सदस्य बन चुका है? दोस्तों, 8 बार सदस्य बन चुका है। तो हम बात करते हैं इसके स्थायी सदस्यों की। तो 5 स्थायी सदस्य हैं जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, सोवियत संघ, रूस और फ्रांस है। तो ये 5 इसके सदस्य स्थायी हैं और जिनके पास में वीटो पावर है। तो अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ के प्रारंभिक और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों, जब यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की जब शुरुआत हुई थी, अस्तित्व में आया था, तो उस समय में इसकी सदस्य संख्या 51 थी और आज वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्य क्या है? अर्थात यूएनओ के महासचिव के कार्य क्या हैं? दोस्तों, साधारण सभा यानी कि महासभा की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, सुरक्षा संबंधी विवादों को महासभा के समक्ष प्रस्तुत करना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? दोस्तों, इसके प्रमुख अंग 6 हैं और जिनमें से इनके नाम आपके सामने हैं। इसमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा न्यास परिषद, चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठवां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, जिसमें 50 सदस्यों ने एक साथ इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था और 51वां जो सदस्य राष्ट्र था इसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले वो थे पोलैंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दोहरा वीटो क्या है? दोहरा वीटो क्या है? किसी भी विषय पर परिषद सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा वीटो करना तथा फिर वह विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं के प्रश्न पर पुनः वीटो करना दोहरा वीटो कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ को प्रभावी बनाने के सुझाव यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रभावी किस प्रकार से बनाया जा सकता है? तो उसके संबंधी सुझाव हैं। तो उसमें पहला सुझाव है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए, यानी कि सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसमें बढ़ाया जाना चाहिए। अगला है वीटो व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, अर्थात सुरक्षा परिषद के पास जो स्थायी सदस्य हैं उसके पास वीटो पावर है, उसकी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। अगला है महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, यानी कि महासभा में आनुपातिक के प्रतिनिधित्व पर बल दिया गया है। अगला है शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैनिक संगठन इसके पास होना चाहिए, अर्थात सैन्य व्यवस्था इसके पास होनी चाहिए। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी बनाने के सुझाव। अगला क्वेश्चन है, द्वैतांत सिद्धांत क्या है? द्वैतांत सिद्धांत क्या है? इसका अर्थ है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव को कम करना, अर्थात ये शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो तनाव था, संघर्ष था, उसको कम करना और मैत्री सहयोग की ओर उन्मुख होना द्वैतांत सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, U-2 विमान कांड क्या है? मई 1960 में अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया, जिसने शीत युद्ध में तूफान खड़ा कर दिया था।
तो ये था क्योटो विमान कांड, यानी कि ये अमेरिका का एक जासूसी विमान था जो 1960 में सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से शीत युद्ध काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नवीन मुद्दे या नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें है कि दो महाशक्तियों का उदय होना। दो महाशक्तियाँ दोस्तों, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ है। दूसरा इसका है नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होना, अर्थात जो नवोदित राष्ट्र हुए थे, जो आज़ादी मिली थी उनको, तो उनका उदय होना। इसके बाद में है यूएनओ का बढ़ता हुआ परिवार। यूएनओ का बढ़ता हुआ परिवार अर्थात जिस समय में यूएनओ की सदस्य संख्या 51 थी, वो आज बढ़ कर के कितनी हो गई है, 193 हो गई है। तो ये बढ़ते हुए परिवार भी एक नया मुद्दा है। इसके बाद में आज हम वर्तमान में देखते हैं शीत युद्ध का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है दोस्तों। 1991 के बाद में शीत युद्ध का क्या हो गया है, अंत हो गया है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नवीन मुद्दे। अगला है भारतीय विदेश नीति के लक्षण या विशेषता बताइए। दोस्तों ध्यान में रखना है कि भारतीय नीति के लक्षण क्या क्या हैं, अर्थात इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है कि गुट निरपेक्षता की नीति, दूसरा है शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति, तीसरी है उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना, और अगली है साधनों की पवित्रता की नीति। तो ये थे भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण। अगला है शीत युद्ध के कारण व उसके साधन क्या हैं। दोस्तों शीत युद्ध के प्रमुख कारण और उसके प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो कारण है परस्पर विरोधी अभियान व प्रचार, अणुबम का रहस्य और हथियारों की होड़ और शक्ति संघर्ष, ये इसके प्रमुख कारण हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके साधनों की। इसमें प्रचार है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, आर्थिक सहायता देना है, जासूस करना है, कूटनीतिक चाल है, तो ये इसके प्रमुख साधन हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दीजिए। तो सार्क संगठन था, एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन था, उसको अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए उसके लिए सुझाव दिए गए हैं। तो दोस्तों भारत व पाकिस्तान को आपस के विवादों को सुलझाना चाहिए। दूसरा है सदस्य देशों में शांति व स्थिरता आवश्यक है। सदस्य देशों में संचार व यातायात व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, और सदस्य देशों में अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी को दूर करना चाहिए। तो ये थे सार्क को अधिक प्रभावशाली बनाने के सुझाव। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने भारत को पूंजीवादी देशों का पिछलगू कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने भारत को पूंजीवादी देशों का पिछलगू कहा है। तो वह सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने भारत को पूंजीवादी देशों का पिछलगू कहा है। अगला क्वेश्चन है आसियान से संबंधित है। आसियान के उद्देश्य सामूहिक सहयोग से साझी समस्याओं का हल ढूंढना, अर्थात आपसी सहयोग से जो समस्या है उनका समाधान निकालना, इसका उद्देश्य है। दूसरा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में साझा बाजार को तैयार करना। तीसरा है क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व सुनिश्चित करना, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये थे आसियान के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति का एक ये विशेषता थी कि पंचशील के सिद्धांत क्या हैं। सभी राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुता को बनाए रखना, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समान व्यवहार और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि 5 शील है, यानी कि 5 आदर्श हैं जो भारतीय विदेश नीति के भी इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित क्या है, तो व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य की सिद्धि के लिए जब राष्ट्र और सरकार सब अपने को प्रयत्न करते हुए पाते हैं तो वह राष्ट्रीय हित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशियन देशों के नाम बताइए। एशियन देशों के नाम बताइए। एशियन भी दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसी एशियन को आसियान भी कहा जाता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो आसियान देशों के नाम हैं, अर्थात आज वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, ये इसके 10 देश हैं। अब इसमें ब्रुनेई जो था इसके यानी कि 5 प्रारंभिक सदस्य हैं, जिनमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस और सिंगापुर है, थाईलैंड है। ब्रुनेई 1984 में ब्रुनेई इसका सदस्य बन गया। फिर वियतनाम 1995 में बना, कंबोडिया 1999 में, और आज लाओस और म्यांमार भी इसके सदस्य हैं। तो ये हो गए इसके 10 सदस्य देशों के नाम। अगला क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण कौन कौन से हैं। यूएनओ के विशिष्ट अभिकरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें विशिष्ट अभिकरण हैं, अंग हैं, जिसमें कृषि एवं खाद्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है और यूनेस्को है। तो ये इसके विशिष्ट अभिकरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं, तो इसमें पहली विशेषता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के प्रति नया दृष्टिकोण। दूसरी है भारत के प्रति बढ़ती हुई सकारात्मक नीति। तीसरी है परमाणु हथियारों में कटौती और चौथी है आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिबद्धता। तो ये थी अमेरिका की विदेश नीति। अगला है कि रूस की विदेश नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। रूस की विदेश नीति के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहले इसकी है देश में साम्यवाद को पुनः न उभरने देना। दूसरी है यूएनओ के साथ सहयोग करना। तीसरी है यूरोपीय राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना और चौथी है अमेरिका के साथ सामान्य सहयोगी संबंध स्थापित करना। तो ये थी रूस की विदेश नीति के प्रमुख तत्व, प्रमुख सिद्धांत, उद्देश्य, विशेषताएं। अगला है कि वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क दीजिए। वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो इसमें है निर्धन लोगों की संख्या में वृद्धि होना। दूसरा है लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी वैश्वीकरण के पक्ष में क्यों नहीं है, उसके कारण क्या है। क्योंकि इसमें निर्धन लोगों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है और लघु उद्योगों पर इसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरी दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में मानने की अवधारणा ही वैश्वीकरण कहलाती है। यानी कि समस्त विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में मानना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अगला है मेकांग गंगा सहयोग क्या है, एमजीसी। मेकांग गंगा सहयोग क्या है, एमजीसी। तो मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना जुलाई 2000 में की गई। यह समूह गंगा मेकांग नदी बेसिन क्षेत्र में 6 देशों के आपसी आर्थिक सहायता के लिए स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना जुलाई 2000 में की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह गंगा मेकांग नदी बेसिन क्षेत्र के 6 देशों के आपसी आर्थिक सहयोग के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत व पाक के मध्य तनाव के बिंदु। भारत व पाक के मध्य तनाव के बिंदु कौन कौन से हैं। तो सियाचिन विवाद है, सरकरिक विवाद है, कश्मीर विवाद है, ये इसके मुख्य बिंदु हैं, तनाव के मध्य विवाद के बिंदु हैं। अगला है नियो की बुनियादी सिद्धांत बताइए। नियो का मतलब है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसका बुनियादी सिद्धांत, इसका मूल सिद्धांत क्या है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना। दूसरा है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना है। इसका मूल उद्देश्य है, यानी कि विकासशील देश है उसके ऊपर वित्तीय ऋण है, उसके भार को कम करना इसका मूल उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि G15 क्या है, यानी कि ग्रुप ऑफ 15, यानी कि समूह 15 क्या है। समूह 15 की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बाद की गई थी। इसके वर्तमान में 19 सदस्य देश हैं। तो ये था G15। अगला है 123 समझौता। 123 समझौता क्या है। 123 समझौता भारत अमेरिका असैन्य नाभिकीय सहयोग समझौता 2006 के कार्यान्वयन की दिशा में पहला कदम था। इसके तहत अमेरिका भारत को परमाणु ईंधन का सुरक्षित भंडार विकसित करने में सहयोग करेगा। तो ये भारत और अमेरिका के मध्य एक समझौता हुआ है, 123 समझौता। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि 123 समझौता जो 1 2 3 समझौता है वो किन किन के मध्य हुआ, वो हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि चीन की विदेशी नीति का लक्ष्य क्या है। चीन की विदेशी नीति का लक्ष्य क्या है दोस्तों, एशिया में वर्चस्व स्थापित करना। दूसरा है विश्व में अपने महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, और ये इसके मुख्य लक्ष्य हैं। यानी कि विश्व में अपनी महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, अपने आप को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है और समस्त एशिया में अपने वर्चस्व को कायम करना चीन की विदेशी नीति का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात सिद्धांत की अवधारणा क्या है। गुजरात सिद्धांत पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति भारत की सौम्य, उदार और सहयोग की नीति पर जोर देता है। तो यह था गुजरात सिद्धांत, यानी कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति उदारता की भावना और सहयोग की भावना पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला है। यह अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य कूटनीतिक युद्ध था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्ल हार्बर पर आक्रमण। पर्ल हार्बर पर आक्रमण 7 दिसंबर 1941 को अचानक आकस्मिक रूप से जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर प्रलयकारी बम वर्षा कर दी गई थी। तो जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एक परमाणु बम की वर्षा की गई थी 7 दिसंबर 1941 को, जिसको पर्ल हार्बर का आक्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाटो के शांति के लिए सहभागिता योजना क्या है। 22 जून 1994 को रूस ने नाटो के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे शांति के लिए सहभागिता योजना कहा जाता है। अर्थात रूस ने नाटो के साथ समझौता किया था 22 जून 1994 को, जिसको शांति के लिए सहभागिता योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी गुट के विघटन के परिणाम क्या थे। इसका पहला परिणाम था सोवियत संघ का विघटन हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ और एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पिंग पोंग कूटनीति का संबंध किन देशों से है। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध अमेरिका व चीन से है। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध अमेरिका व चीन से है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वालकर रिपोर्ट का संबंध किससे है। वालकर रिपोर्ट का संबंध इराक के तेल के बदले खाद्य कार्यक्रम से है। वालकर रिपोर्ट का संबंध इराक के तेल के बदले खाद्य कार्यक्रम से है। तो ये भी ध्यान में रखना है। कुरिल द्वीप का मुद्दा किन देशों के मध्य है। कुरिल द्वीप का मुद्दा रूस व जापान के बीच विवाद का कारण है। जो कुरिल द्वीप का मुद्दा है वो रूस और जापान के बीच विवाद का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि सिनाई समझौता किन के मध्य हुआ। सिनाई समझौता मिस्र व इजराइल के मध्य 2 सितंबर 1975 को हुआ था, जो यह डर की कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शर्म अल शेख समझौता कब हुआ था। शर्म अल शेख समझौता 5 सितंबर 1999 को शर्म अल शेख नामक स्थान पर इजराइल व फिलिस्तीन के मध्य हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि कब हुआ और किसके मध्य हुआ। तो ये हुआ था 5 सितंबर 1999 को इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य शर्म अल शेख नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फरक्का समझौता क्या है। फरक्का समझौता 26 सितंबर 1977 को भारत व बांग्लादेश के मध्य गंगा जल विवाद पर फरक्का समझौता किया गया, जो 5 नवंबर 1977 को लागू हुआ था। तो यह था फरक्का समझौता, भारत व बांग्लादेश के मध्य किया गया समझौता था। अगला है राजीव जयवर्धने समझौता। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच 29 जुलाई 1987 को कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता हुआ। इसे कोलंबो समझौता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थे आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।